हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं धर्मेंद्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। देश में जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देश में जीएसटी कानून असम ने सर्वप्रथम लागू किया था। भारत में जीएसटी कब से लागू है? तो भारत में सर्वप्रथम जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से लागू किया गया था? यह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। भारतीय जीएसटी को कनाडा मॉडल से लिया गया है, यानी भारतीय जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई? तो भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू की गई। तो हमें ध्यान रखना है कि विजय केलकर समिति थी जिसके सिफारिश पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया। यह भारत के संविधान के 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है, यानी भारत में जीएसटी को 279 ए में रखा गया है और उसी के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत में जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया जाता है। भारत में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित की गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित की गई है। यह किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह 1938 में स्थापित की गई थी। तो हमें ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान एक संगठन है भारत का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका को प्रकाशित करता है। यह पत्रिका विज्ञान प्रगति है। तो हमें ध्यान रखना है कि विज्ञान प्रगति पत्रिका को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संचार सूचना स्रोत संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में 1964 से प्रकाशित हो रही है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह कब से प्रकाशित हो रही है? तो यह 1964 से प्रकाशित हो रही है। तो विज्ञान प्रगति पत्रिका से संबंधित अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें यह टिक करना है कि यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान संचार सूचना स्रोत द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह 1964 से प्रकाशित हो रही है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम 1953 में बनाया गया है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से होता है। यह हमीरपुर जिले में यमुना नदी पर जाके मिल जाती है। इस नदी पर कुछ महत्वपूर्ण डैम है। वह डैम माता टीला जो कि ललितपुर में पड़ता है, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई डैम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सम्राट अशोक डैम या जिसे हलाली परियोजना भी बोलते हैं, यह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बना है। बेतवा नदी का उद्गम यहाँ से ये रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्याचल श्रेणी से हो रहा है। यहाँ ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जा रही है। इस पे यहाँ हलाली डैम या सम्राट अशोक डैम स्थित है। सम्राट अशोक डैम या हलाली परियोजना हलाली नदी पे है। यह हलाली नदी बेतवा की सहायक नदी है। तो हमें ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक डैम या हलाली परियोजना या हलाली नदी पे है। हलाली नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा की सहायक नदी है। और ये सम्राट अशोक डैम या हलाली परियोजना मुख्यतः रायसेन में आता है। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित जिले भोपाल, विदिशा
और रायसेन है। तो हमें ध्यान रखना है हलाली परियोजना के माध्यम से किसे किसे लाभ हो रहा है, तो भोपाल को, विदिशा को, रायसेन को हो रहा है। और हलाली परियोजना कहाँ स्थित है, तो हलाली परियोजना रायसेन में स्थित है। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक डैम के नाम से भी जानते हैं। माता टीला डैम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। यह बेतवा नदी का एक महत्वपूर्ण डैम है। राजघाट डैम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जानते हैं। बाबरनामा में बेतवा या बेत्रवती का विवरण मिलता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबरनामा में बेतवा का विवरण मिलता है, हमें यह ध्यान रखना है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो हमें क्या मुख्यतः हमें इस पे कौन कौन से डैम है यह ध्यान रखना है, यह कहाँ से निकलती है और यह कहाँ किस नदी में जाके मिल जाती है, ये मोटा मोटी तौर पे हमें ध्यान रख लेना है। और कुछ एक फैक्ट्स हैं कि बेतवा बाबरनामा में बेतवा का विवरण मिलता है। और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की गंगा बोलने का आधार बेतवा में प्रदूषण है। तो बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं, तो बेतवा को कहते हैं। बेतवा नदी पे एक द्वीप है या नदी के किनारे का शहर है जिसे जो देवगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसे बेतवा का आइलैंड कहते हैं। यह ललितपुर जिले में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है कि देवगढ़ कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसे बेतवा का आइलैंड कहते हैं। लागू विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा 500 रुपए की नोट पे कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा 500 रुपए की नोट में 15 भाषाओं में लिखा रहता है। 500 की भाषा में टोटल 17 भाषाओं में शब्द मिलते हैं। यह जो यह 15 भाषाएं हमारी जो 22 आधिकारिक भाषा है उनसे लिया गया है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 15 भाषाएं कहाँ से ली गई हैं, तो यह 15 भाषाएं हमारी 22 जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनसे ली गई हैं। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी राज्य है हमारा, उसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। इसे उगते सूरज की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में 20 फरवरी 1987 को आया। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है। ये देश चाइना, भूटान और म्यांमार है। तो हमें ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो चाइना के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। जय संहिता को महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जय संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत के नाम से जाना जाता है, या महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह जय संहिता के नाम से जाना जाता है। रानी दुर्गावती जो कि चंदेल वंश की राजकुमारी थी, उनका विवाह गोंडवाना राज्य के संग्राम सिंह के पुत्र दलपत सिंह से हुआ था। दलपत सिंह गढ़मंडला गोंडवाना का ही पार्ट था जिसपे दलपत सिंह द्वारा शासन किया गया था। एमपी में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। तो हमें ध्यान रखना है कि एमपी में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद में है। इसका इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1968 में की गई थी। सतना में गोला मठ कहाँ है, तो यह मैहर में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो सतना में जो गोला मठ मंदिर है यह मैहर में है और यह भगवान शिव जी को समर्पित है। मैहर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पूजनीय माता शारदा देवी जी के लिए प्रसिद्ध है।
तो यहाँ शारदा माँ का बहुत ही भव्य मंदिर है मैहर के त्रिकुटा पहाड़ी पे। तो मैहर जो विख्यात है वह त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता शारदा के लिए ही विख्यात है। मुरैना में स्थित 8वीं से 12वीं शताब्दी तक 22 मंदिर का समूह था। यह समूह कहाँ स्थित है? तो यह समूह नादेसर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी में कन्नौज के यशोवर्मन और अमरज ने करवाया था। तो हमें ध्यान रखना है कि मुरैना में स्थित 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के 22 मंदिर का समूह है। यह कहाँ स्थित है? तो यह नरेसर में स्थित है। मुरैना के नरेसर में स्थित है। तो यदि प्रश्न आता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक 22 मंदिर का समूह कहाँ पर है, तो हमें टिक करना है कि यह मुरैना के नरेसर में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा यशोवर्मन और अमरज ने किया था। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। सतपुड़ा रेंज सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियों का संयोजन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। देखिए, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है, जो कि झारखंड में स्थित है। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे पे स्थित है। बैनगंगा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार ग्राम मुंडरा से होता है। यह भारत की दक्षिण में बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदी वर्धा, पेंच, कानन और बावन थड़ी है। इस पे कुछ महत्वपूर्ण डैम है। राजीव सागर डैम, जो कि बालाघाट में है। राजीव सागर डैम, जो कि बालाघाट में है, इसे बावनथड़ी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। धूती परियोजना बालाघाट में है। संजय सरोवर या भीलगढ़ डैम, यह सिवनी में स्थित है। इस वैनगंगा नदी पे गंगुलधारा जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में काटती है। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के बीचों बीच बहती है। यह अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो हमें ध्यान रखना है कि गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित कौन नदी करती है? तो यह चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम मऊ जानापाऊ पहाड़ी से होता है, इंदौर के पास। इस पे कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जो कि इंदौर में स्थित है। शीतला माता जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ी दाह जलप्रपात। तो हमें इन जलप्रपात को भी ध्यान रखना है। ये मुख्यतः इंदौर के आसपास में स्थित है। शीतला रतलाम शहर, मंदसौर शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। इस पे कुछ महत्वपूर्ण डैम है, जैसे कि गांधी सागर डैम, यह मंदसौर के पास में स्थित है। राणा सागर डैम, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है कि राणा सागर डैम किस नदी पे है? तो यह चंबल नदी पे है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जवाहर सागर डैम, यह कोटा में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है कि जवाहर सागर डैम किस नदी पे है? तो यह चंबल नदी पे है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह कोटा में स्थित है। चंबल नदी की कुछ सहायक नदी हैं। बनास, यह चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तिउना, जो कि मंदसौर में जाके चंबल नदी से मिलती है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा, जिसे मालवा की गंगा भी कहते हैं, यह भी मंदसौर के पास जाके चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध भी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। पार्वती भी
चंबल नदी की एक सहायक नदी है। कूनो नदी, यह भी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। इसी यह कूनो नदी पालपुर कूनो से होकर गुजरती है। यह पालपुर कूनो में ही अभी दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, इटावा और अंततः यह जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो हमें इन फैक्ट्स को ध्यान रखना है। इन लोक सेवा गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो लोक सेवा गारंटी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में मिली थी। 10 अगस्त 2010 को लोक सेवा अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लद्दाख के बीच में है। यह श्रीनगर से लद्दाख जाने के लिए पास प्रोवाइड करता है। बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से पीओके को कनेक्ट करता है। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू को कनेक्ट करता। काराकोरम दर्रा चाइना और इंडिया को कनेक्ट करता है। तो हमें ध्यान रखना है काराकोरम दर्रा किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, चाइना और इंडिया को। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को पंजाब से कनेक्ट करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हिमाचल प्रदेश से पंजाब मैदानी क्षेत्र में आने के लिए इसी दर्रे का उपयोग करना होता है। सिपकिल्ला दर्रा भारत और चाइना के बीच में है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो हमें इसको इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि शिप से बैठ के हम विदेश ही जाते हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करता है या हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बड़ा लाचा दर्रा। बड़े लोग ऊपर में रहते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है। तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर को बड़ा लाचा दर्रा कनेक्ट कर रहा है। नीति, माना और लिपुलेख दर्रा, यह तीनों दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड को चाइना से कनेक्ट करता है। यह तीनों दर्रा उत्तराखंड से चाइना को कनेक्ट करता है। लिपुलेख। लिपुलेख एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जो ट्राइपास बनाता है, यानी कि यह इंडिया से चाइना और नेपाल दोनों को कनेक्ट करता है। तो सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों को डिस्कस करते हैं। नाथुला। नाथुला और जेलेपला सिक्किम के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि सिक्किम को चाइना से कनेक्ट करते हैं। तो सिक्किम से चाइना जो कनेक्ट होता है वह नाथुला और जेलेपला दर्रे से ही होता है। हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। नाथू का सिक्का जला, यानी नाथू यानी नाथुला, सिक्का यानी सिक्किम, जेलेपला यानी जला। तो हम इस माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं कि नाथू का सिक्का जला, यानी नाथू, सिक्किम और जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो वह सिक्किम में है। और यह किसको कनेक्ट करता है? तो यह इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। अब मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट दर्रा है तुजू दर्रा, तो हमें इसे भी ध्यान रखना है। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे देखते हैं। बोमडिला, यांगयाप और दीफू, यह तीन इंपॉर्टेंट दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के। बोमडिला दर्रा इंडिया से चाइना को कनेक्ट करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बोमडिला दर्रा किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? इंडिया से चाइना को कनेक्ट कर रहा है। यांग्याप और दिफू, यह दोनों म्यांमार से इंडिया को कनेक्ट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि म्यांमार से इंडिया को यांग्याप और दिफू दर्रे कनेक्ट करते हैं और बोमडिला दर्रा चाइना के साथ पास बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।